नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, एक कहावत है और कोइंसिडेंस तो देखिए, कई लोग कहते हैं ये चाइनीज ओरिजिन का ही कहावत है, प्रोवर्ब है। फूल मी वंस, शेम ऑन यू। मैंने आप पे भरोसा किया और आपने मुझे बेवकूफ बनाया। फूल मी ट्वाइस, शेम ऑन मी, कि मैंने आप पे फिर भरोसा कर लिया और आपने मुझे फिर बेवकूफ बना दिया। तो क्या दुनिया के साथ भी कुछ वैसा ही चाइना करने वाला है? ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। दोस्तों, हुआ यूं, आप सभी जानते हैं, पिछले कुछ दिनों की बात है, श्रीलंका में एक भयानक इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ है और उसके बाद इंडिया ने काफी सपोर्ट किया श्रीलंका को, स्पेशली वो पोस्ट कोविड डिस्ट्रेस में जब श्रीलंका गुजर रहा था। और उसके बाद श्रीलंका की स्थिति भी थोड़ी बेहतर हुई है और उसी को ध्यान में रखते हुए आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 3 बिलियन का बेल आउट पैकेज श्रीलंका के लिए अप्रूव किया है। पर दोस्तों, ये बेल आउट पैकेज अभी बस अप्रूव हुआ है। दिस इज सब्जेक्ट टू कंडीशन। श्रीलंका को बाकी देश जिन्होंने उधार दिया था वो क्या करें, वो एक साथ बैठे टेबल पर और अपना प्री एग्जिस्टिंग उधार को रीस्ट्रक्चर करें। क्या होता है डेट रीस्ट्रक्चरिंग, मैं बताऊंगा। अभी बस ऊपर ऊपर से कहानी क्या है वो बता रहा हूं। तो इसके बाद जाहिर सी बात, आईएमएफ ने कहा देखिए हम 3 बिलियन देंगे और ऑलरेडी 7 बिलियन का तो करीबन करीब श्रीलंका पे नेशनल डेट है। तो आप लोग अगर खुद सीधा पैसे ही उठा के ले जाएंगे, 7 बिलियन बचा हुआ है उसमें से 3 बिलियन सीधा ले जाएंगे, तो श्रीलंका की इकोनॉमी किक स्टार्ट कैसे होगी? तो वैसा ना करें, इसलिए आप लोग अपने डेट को रीस्ट्रक्चर कर दें और इस $3 बिलियन से कहीं ना कहीं हम श्रीलंका की इकोनॉमी को किक स्टार्ट कर सकेंगे। तो इसके लिए एक चर्चा हुई, इसके लिए एक बैठक होनी थी जिसमें सारे जो मेजर क्रेडिटर्स हैं श्रीलंका के वो सब को आना था। उम्मीद थी जो लार्जेस्ट क्रेडिटर है श्रीलंका का, चाइना, उसको कई आमंत्रण भी दिए गए। इन सब के बावजूद वो मीटिंग में नदारद था। तो कहा जा रहा है, लगता है चाइना अलग से अपना श्रीलंका के साथ नेगोशिएशन करने वाला है और यही है ओवर स्मार्टनेस, सयानापन। कैसे है, आइए इसी को आज की इस क्लास में समझते हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख सकते हैं इस टॉपिक को काफी ज्यादा कवर किया जा रहा है अगर आप इंटरनेशनल मीडिया को फॉलो करते हैं तो न्यूज में है दोस्तों, इस थर्सडे की ही बात है, वॉशिंगटन में आईएमएफ के बुलावे पे फाइनेंस चीफ्स इंडिया के, जापान के और पेरिस क्लब के, जो पेरिस क्लब क्या है अभी मैं बता दूंगा आपको, उन सब के फाइनेंस चीफ्स की बैठक हुई। पर्पस था कि जो 3 बिलियन का बेल आउट पैकेज श्रीलंका को मिलना है उसके पहले डेट रीस्ट्रक्चरिंग कर लिया जाए श्रीलंका का। अब उम्मीद की जा रही थी चाइना भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा, श्रीलंका भी चाइना को बार बार बुला रहा है और जो बाकी क्रेडिटर्स हैं, इंडिया, जापान, पेरिस क्लब के जो मेंबर्स हैं, वो सब भी बार बार चाइना को कह रहे हैं कि प्लीज आइए बैठक में बैठिए, तो मिलके हम एक साथ श्रीलंका के डेट को कैसे रिस्ट्रक्चर करना है, एक कॉमन तरीके से कुछ बना के, रूल बना के डेट रिस्ट्रक्चर कर देंगे, सो दैट ऐसा ना हो कि कोई फायदा ले जाए कोई नुकसान में रह जाए। कैसे, मैं बताऊंगा। पर दोस्तों, चाइना है कि सुन, इन सभी में से किसी को भी वो तवज्जो नहीं दे रहा, सुन ही नहीं रहा। तो दोस्तों, यहां पे मैं बार बार कह रहा हूं पेरिस क्लब, पेरिस क्लब बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप जानिए पेरिस क्लब क्या है। दोस्तों, ये ग्रुप है 22 कंट्रीज का। मोस्टली ये सारे के सारे, नॉट ऑल बट मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज हैं। ये क्या करते हैं, लोन्स ऑफर करते हैं बाकी देशों को। जाहिर सी बात है, जब लोन फुलफिल नहीं हो पाता, चुका नहीं पाते, तो उसके लिए वो सोल्यूशंस, कैसे लोन को वापस चुकाया जाए, तो क्या सोल्यूशन हो डेट इशू का, वो सब भी देते हैं। और बदले में डेटर कंट्रीज इनसे जो लोन लेते हैं उसको वापस वो चुकाते हैं। तो एक ग्रुपिंग है सोवरेन कंट्रीज का जो कि क्या करते हैं, लोन देते हैं। तो ये आप जो मैप में देख पा रहे हैं, दीज आर दी पेरिस क्लब मेंबर्स। तो आप देख सकते हैं। तो यहां पे आपसे सवाल है, पेरिस क्लब मेंबर्स ने जो गठन हुआ है वो किस देश को लोन देने के लिए हुआ था, किस देश के डिफॉल्ट के बाद हुआ था? हालांकि आजकल वहां पे काफी हाई इन्फ्लेशन चल रहा है, तो ये आपका हिंट है। तो अब आते हैं दोस्तों, जब आप पेरिस क्लब समझ चुके हैं तो श्रीलंका की कहानी पर फोकस करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में डेट रीस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है। डेट रीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है? मान लीजिए दोस्तों, किसी देश के ऊपर बहुत ज्यादा लोन है, रीस्ट्रक्चर कंट्रीज का, इंडिविजुअल्स का, कंपनीज का, किसी का भी हो सकता है। मान लीजिए मेरे ऊपर 100 रुपए का उधार है, 100 रुपए का उधार मैंने राम से लिया है और राम से मान लीजिए 8% का इंटरेस्ट रेट पे मुझे उसे चुकाना है। लेकिन मान लीजिए मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं है, तो मैं राम के पास जाऊंगा और बोलूंगा कि भाई ऐसा है कि जो मेरा लोन है 8% के जगह 2% कर दो और मैं धीरे धीरे चुका पाऊंगा हर महीना महीना करके।
या दूसरा क्या कहूंगा मैं कि ये लोन का जो टेन्योर था 10 साल का था, मैं 10 साल में नहीं चुकाऊंगा, इसको मैं 20 साल में चुकाऊंगा, तो मैं धीरे धीरे करके आपको चुका दूंगा। तो ये क्या हुआ, दिस इज कॉल्ड एज डेट रीस्ट्रक्चरिंग, जिसके द्वारा जो लेंडर है वो अग्री कर जाए कि जो इंटरेस्ट रेट है लोन पे वो क्या हो जाए, कम हो जाए, या जो डेट है रीपेमेंट का वो एक्सटेंड हो जाए। तो इस प्रकार से होता क्या है, अगर हम देश की बात करें तो उनका जो ऑब्लिगेशन है वो पे बैक कर सकते हैं और अपने पैरों पर वापस खड़ा हो सकते हैं। तो पेरिस क्लब मेंबर्स की अगर हम बात करें तो अगर हम पूरे श्रीलंका के डेट के पिक्चर को देखें, जैसा आप तस्वीर में देख रहे हैं, तो जो जापान और बाकी पेरिस क्लब के मेंबर्स हैं वो टुगेदर, वो सब मिलके, पेरिस क्लब के जो मेंबर्स हैं जिसमें जापान भी है जैसा आप मैप में देख पा रहे हैं, ये सब मिलके 4.8 बिलियन डॉलर का लोन इन्होंने श्रीलंका को दिया है। वहीं श्रीलंका का जो टोटल एक्सटर्नल डेट है दैट इज मोर देन 10% है ये। और वहीं अगर आप चाइना देखें तो उनका 4.5 बिलियन है, यानी पेरिस क्लब के क्लोज एनफ है, और इंडिया का है 1.8 बिलियन। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार से जो टोटल डेट है, चाइना करीब 10% ओन करता है, वर्ल्ड बैंक के पास 9% है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास 13% है। तो वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या है दोस्तों, ये है मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, इनको इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, दे आर नॉट पार्ट ऑफ पेरिस क्लब। पेरिस क्लब में सोवरेन क्रेडिटर्स हैं, ये जो कंट्रीज हैं वही हैं इसमें, ये मल्टीलैटरल संस्थाएं नहीं है। तो जापान के पास 10% है, और सारा पेरिस क्लब मिला दे तो थोड़ा और ज्यादा हो जाता है, उसके बाद चाइना है, उसके बाद इंडिया है। तो ये दोस्तों श्रीलंका के पूरे लोन का हिसाब है। मार्केट बोरोइंग 47% है, ठीक है। अब यहां पे अगर हम देखें तो आप देखें तो देखते हैं चाइना कैसे यहां पे ओवर स्मार्ट बनता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों आईएमएफ ने 3 बिलियन का 4 ईयर बेल आउट श्रीलंका को अप्रूव कर दिया है मार्च 20 को, लेकिन कहा है जो ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग, जिन्होंने क्रेडिट दिया है श्रीलंका को, जिन्होंने उधार दिया है, वो अपना डेट रीस्ट्रक्चर करें तो ही ये 3 बिलियन देने का मतलब है ना, वरना क्या होगा, कोई देश आके अकेला बोलेगा कि अरे भाई 3 बिलियन में 1.8 बिलियन तो मेरा है, पूरा 1.8 मुझे दे दो, बाकी से अपना देश चलाते रहना। या चाइना आ जाएगा, वो बोलेगा कि भाई मेरा तो 10 बिलियन बाकी है, जल्दी से क्या करो, जो 4.5 बिलियन बाकी है जल्दी से मैं 3 बिलियन लेके जाता हूं, बाकी 1.5 बिलियन के लिए फिर कहीं जाना, हाथ फैलाना। तो ऐसा ना हो, इसके लिए क्या करना होता है, आईएमएफ तभी पैसे देता है जब जो प्री एग्जिस्टिंग क्रेडिटर्स हैं उनका डेट क्या हो जाए, रीस्ट्रक्चर हो जाए। तो इसके लिए प्रयास किया जा रहा था कि चाइना क्या हो, टेबल पे बैठे और साथ में आके चर्चा करे। लेकिन दोस्तों चाइना ऐसा लग रहा है कि वो श्रीलंका के साथ सेपरेटली नेगोशिएट करना चाहता है। दोस्तों होता यूं है कि इंडिया, जापान, पेरिस क्लब मेंबर्स एक बार जो कि सिग्निफिकेंट डेट जो कि श्रीलंका को ओ करते हैं, एक बार ये सारे बिग क्रेडिटर्स मिलके, जैसा अभी क्या हो रहा है, अलग से बैठक हो रही है, तो ये सारे बड़े जो देश हैं, इंडिया है, जापान है, पेरिस क्लब मेंबर्स हैं, ये सब मिलके डेट रीस्ट्रक्चर अपना कर रहे हैं। मान लीजिए 1,000 रुपए का लोन था, उसमें से इंडिया, जापान, पेरिस क्लब मेंबर्स ने क्या किया, बोला कि ऐसा है कि 1,000 रुपए में 700 रुपए हमारे हैं, तो ऐसा करते हैं, चलो 700 रुपए तुम क्या करना, अभी मत दो, 20 साल बाद दे देना। ठीक है, इंडिया बोलेगा, जब श्रीलंका बोलेगा ठीक है दे देंगे 20 साल बाद, और हर साल थोड़ा देते रहना, बहुत नॉमिनल अमाउंट का। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इन देशों ने मिलके एक तरीके से अपना डेट रीस्ट्रक्चर करने का एग्रीमेंट कर लिया। अब चाइना को लग गई भनक कि इन तीनों ने तो काफी लीनियंट तरीके से चाइना श्रीलंका का डेट रीस्ट्रक्चर किया है। पर्पस क्या था, क्यों इंडिया ने, जापान ने, पेरिस क्लब ने इस प्रकार का लीनियंट डेट रीस्ट्रक्चर किया, सो दैट श्रीलंका की इकोनॉमी अपने पैरों पर खड़ी हो सके और उसके पास सरप्लस रूम बचे जो कि वो वापस इन्वेस्ट करके अपनी इकोनॉमी को किक स्टार्ट कर सके। वहीं चाइना को भनक लग गई, बोले कि अरे वाह, ये तो बढ़िया, इन्होंने ऑफर दे दिया है, मेरा तो बस 300 रुपए का ही लोन बचा है ना, तो वो जाएगा श्रीलंका के पास, अलग से नेगोशिएट करेगा, बोला 300 रुपए है ना, ऐसा करो 5 साल में तुम 320 रुपए दोगे, तुम्हारा बाकी 700 रुपए का हिसाब मैंने देख लिया है, बड़ा बढ़िया बना है, तुम्हारे पास तो पैसा ही पैसा रहेगा काफी 5 साल बाद, तो तब उनको चुकाते रहना, पहले मेरे 320 रुपए तुम इंटरेस्ट के सहित 300 प्लस 20 रुपया चुकाओगे। तो ये क्या हुआ, चाइना इस प्रकार से श्रीलंका का आर्म ट्विस्ट करेगा और मिनिमल डेट रिस्ट्रक्चरिंग ऑफर करके इस पूरे सिचुएशन में फायदा बनाने वाला है। चाइना ने सिमिलर गेम जाम्बिया में भी खेला था, आप तस्वीर में देख सकते हैं, दोनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं यहाँ पे, और ये दुनिया को भी मालूम है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ ना, चाइनीज प्रोवर्ब फूल मी वंस फूल मी ट्वाइस, इसी वजह से कह रहा हूँ, क्योंकि फरवरी में हंगरी जैसे देश जिसको खास लेना देना ही नहीं है साउथ एशिया में, वो अपने खुद की समस्याओं से परेशान है, हंगरी, सऊदी अरेबिया ने कहा
चाइना को कि भाई इंटरनेशनल एफर्ट्स ज्वाइन कीजिए, श्रीलंका को डेट रिलीफ प्रोवाइड करने में, अकेले अलग से मत कीजिए, सबके साथ मिलके कीजिए। पर दोस्तों यहाँ पे चैलेंजेस हैं। चाइना रिसेंट ईयर्स में ग्लोबली टॉप सोवरेन क्रेडिटर बन के उभरा है, स्पेशली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बाद। दोस्तों जो रिफ्ट है ना बीजिंग की और पेरिस क्लब की, ये बढ़ती जा रही है, इनकी दूरियां बढ़ती जा रही हैं, और मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन से भी बीजिंग दूर होता जा रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, फिर वो आप कोई भी दे लीजिए, मेजर मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड बैंक हो गया, एडीबी हो गया, ये सब के सब वेस्टर्न बैक्ड हैं, तो उनकी भी दूरी बीजिंग से काफी ज्यादा है। तो चाइना का कहना है कि जो मल्टीलैटरल बैंक्स है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, ये सब भी क्या करे, ये सब भी डेट रिस्ट्रक्चर करे, जो कि उनका कहना है नहीं तो सोवरेन कंट्रीज करेगी, भाई हम क्यों करेंगे, हम तो ऑलरेडी जितने भी एडीबी हो गए ये सब बहुत लो रेट्स पे लोन ऑफर करते हैं, अनलाइक चाइना जो कि भयानक उसूरियस रेट्स पे कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट लेता है लोन ऑफर करने के लिए, ये तो बहुत कम रेट पे ऑलरेडी ऑफर कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि हम कैसे कर रहे हैं, हमारे पास तो ऑलरेडी 0.5%, 0.4% इस प्रकार का इंटरेस्ट रेट है लोन्स का। पर चाइना कह रहा है कि नहीं, इनको भी डेट रिलीफ देना है, तो ये मल्टीलैटरल लेंडर्स को भी डेट रिलीफ देना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं श्रीलंका की, अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो ऐसा माना जा रहा है, कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे हैं बीजिंग स्मॉलर क्रेडिटर से डिक्टेट्स तो नहीं लेने वाला, बीजिंग सबसे बड़ा क्रेडिटर है। अगर हम श्रीलंका की भी बात करें तो ये जो पेरिस क्लब के मेंबर्स हैं वो सब मिलके ग्रुप बना के भले बड़ा क्रेडिटर बन गए हैं, पर वैसे तो चाइना बहुत बड़ा क्रेडिटर है इवन इन श्रीलंका, तो वो छोटे क्रेडिटर्स की तो नहीं सुनने वाला, और इसलिए वो अपना इंडिविजुअल डील करने वाला है श्रीलंका के साथ व्हेन इट कम्स टू नेगोशिएशन। और अनऑफिशियली श्रीलंका ने हालांकि कहा है कि हम सेपरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग चाइना के साथ नहीं करेंगे, लेकिन पास्ट में हमने सब देखा है कैसे श्रीलंका चाइनीज प्रेशर में झुका है, और ये अन्य क्रेडिटर्स के लिए भी कंसर्न होने वाला है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, फूल मी वंस शेम ऑन यू, फूल मी ट्वाइस शेम ऑन मी। तो लग रहा है कहीं ना कहीं चाइना और श्रीलंका के केस में हम सभी को, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं और साथ साथ इंडिया जो उनके साथ जुड़ा हुआ है, दे आर द वंस हु विल बी अशेम्ड इन कमिंग few years.